नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चमोली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां कुंतरी और भैसोड़ा गांव में आपदा से नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है। आपदा से प्रभावित लोगों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधवाया है। सीएम धामी ने 7 परिवारों को 5-5 लाख के चेक बांटे हैं। साथ ही गांव में सीएम के नहीं आने से नाराजगी थी, जो कि दूर होती हुई नजर आई है। तो चमोली में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र नंदा नगर के कुंतरी और भैसोड़ा गांव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और आपदा से प्रभावित लोगों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधवाया। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है, हर संभव मदद पीड़ितों की करेगी। इसके साथ ही उन्होंने 7 परिवारों को 5-5 लाख के चेक भी बांटे हैं। तो वहीं भैसोड़ा गांव के ग्रामीणों ने गांव के प्रभावित क्षेत्र में सीएम के न जाने से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आपदा से उनका भी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा उनके गांव नहीं पहुंचा। इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। देखने तक नहीं आए। एक बार रोड पर पटवारी आए थे, उसके बाद किसी ने खुद तक नहीं दी। हम भी इसी वजह से चुप रहे। यहाँ जनहानि हो रखी है, वही देख रहा है प्रशासन। पर आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे तो हमको बड़ी उम्मीद थी कि वो एक बार देख ले। हमें कोई राहत नहीं चाहिए। हम ये बोल रहे कि वो देखो हम कैसे हालत में रह रहे हैं। वहाँ पर नीचे से नदी है, ऊपर से वो नाला इतना भयंकर आ रहा, तो हम कहाँ भागे रात। सर कोई उम्मीद नहीं मिली हमको। वो आए और चले गए। सीएम साहब ने बोला कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ से ऊपर नहीं आ सकते। 50 मीटर है यहाँ पे से। तो उनको हेली चाहिए देहरादून से आने के लिए। जो लोग भाग रहे हैं रात को अंधेरे में, वो कहाँ जाएंगे आप बताओ? नहीं, वो लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ? देहरादून में घंटाघर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ सैकड़ों युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी दौड़ में प्रतिभाग किया और युवाओं के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ व नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। युवा शक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस रन का मकसद समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर करना है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सेवा पखवाड़ा में हर दिन एक सेवा का काम सभी लोग कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, जैसी भी सेवा वो कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 लाख नए युवाओं को जोड़ा जाए, 1 लाख नए युवाओं को हमारे साथ पार्टी में, नए युवा वो चाहते हैं जो आगे और इस देश को तेज गति दें, आगे और डेवलपमेंट के आगे लेकर जाएं। तो उसके लिए और कैसे हमारा जो युवा है उसको सही दिशा मिले, कैसे वो नशा मुक्त रहे, कैसे वो स्वदेशी अपनी चीजें हैं उसको अपनाए, तो ये सारे उद्देश्य को लेके नमो रन और युवा रन ये हुआ और बहुत अच्छा सक्सेसफुल आज देहरादून में इसको शुरू किया गया। पूरे देश भर में आज युवा जो हैं आज इस रन में है, इस मैराथन कर रहे हैं। बिहार के बाद अब उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान मतदाता सूची का 2003 की मतदाता सूची से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि वोट चोरी पकड़े जाने से बौखलाई सरकार ये सब काम कर रही है। उत्तराखंड में तो पहले से ही SIR शुरू कर दिया गया है। हालिया दिनों में संपन्न हुए पंचायती चुनाव में 4.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। पहले भाजपा EVM में गड़बड़ी करके चुनाव जीती थी और अब वोट चोरी करके चुनाव जीतना चाह रही है। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। उत्तराखंड को लेकर तो मैं सीधे साफ तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि अभी निकाय चुनाव हुए हमारे वहां संपन्न, उसमें 4.5 लाख वोट गायब हैं। तो आपने तो SIR बोल कर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, अघोषित रूप से यहाँ उत्तराखंड में शुरू कर दिया। मोहल्ले के मोहल्ले
और गलियों की गलियां यहां से गायब थी। लोगों को वोट ढूंढे नहीं मिल रहे थे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी अपना वोट ढूंढते फिर रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में 2022 में वोट किया था, 2024 में उन्होंने लोकसभा में वोट किया, लेकिन ना उनके वोट नगर निकाय में मिल पाए और ना पंचायत चुनाव में मिल पाए। तो एसआईआर कई प्रदेशों में आप बोलकर कर रहे हैं, परोक्ष रूप से, घोषित रूप से कर रहे हैं, कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार वोट चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं? हेलो, देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से बिहार में जो मामला हुआ कि ईसीआर को लेकर जिस तरीके लगातार विवादों में रहा चुनाव आयोग। अब उत्तराखंड में बात चल रही है कि ईसीआर की बात चल रही है कि उत्तराखंड में 2003 की तर्ज पे ईसीआर किया जाएगा और जो है 2027 में अब चुनाव हैं, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उस पे लेकर जिस तरीके से अब सरगर्मियां तेज हो गई कि ईसीआर उत्तराखंड में होगा किस तरीके से और क्या रहेगा, क्या जिस तरीके से विवादों में बिहार रहा वही रहेगा उत्तराखंड। तो उस पे गरिमा मेहरा सोनी ने कहा कि उत्तराखंड में फिर सरकार जो है यहाँ भी इस तरीके की धांधलबाजी कर सकती है, करवा सकती है चुनाव आयोग को, क्योंकि इस समय उनका साफ कहना है, कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है यहाँ पे भी, तो उसका साफ कहना है कि जो चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बना हुआ है। और देखना यह है कि अब कितनी साफ सुथरे तरीके से ईसीआर होता है उत्तराखंड में, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, तन जो है विपक्ष ने अभी से कसना शुरू कर दिया। जी ठीक है सतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकार वार्ता कर आईजी गढ़वाल को पद से हटाने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि रुड़की क्षेत्र में एसटीएफ ने बीजेपी पार्षद को अवैध जमीन कब्जाने और कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इनके साथ 2 पुलिस कर्मियों की भी संदिग्ध भूमिका मिली है, जिनके व्हाट्सएप चैट का खुलासा होना चाहिए। साथ ही हमें संदेह ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन सब के पीछे आईजी गढ़वाल का ही रोल है। बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो राजीव स्वरूप जी को उनके पद से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। फोन से किस व्यक्ति ने मोनू बॉलर से बातचीत की उसका भी खुलासा हो, उसकी जांच हो, ये मांग हम आज कर रहे हैं। साथ ही जमीन घोटालों में बाढ़ आ गई है, एक नई सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के अधिकार नियम के तहत 2025 में एक व्यक्ति ने सूचना मांगी, जिसमें एक पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद जी का एक मामला सामने आया, हरिद्वार का ही। मोनू बॉलर का मामला भी हरिद्वार का है और यतीश्वरानंद जी का भी, जिसमें एक व्यक्ति से आधी जमीन खरीदी गई, आधी जमीन का दाननामा कर लिया गया है और वो बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस पर भी जल्दी हम लोग जांच की अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, आगे तथ्य निकालने की। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की भी जांच होनी चाहिए। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आईजी गढ़वाल पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं या जो उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, क्या सत्यता इस पूरे मामले में? देखिए, कुछ दिन पहले का मामला है यार, जिस तरीके से उत्तराखंड में जमीन घोटाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हर तीसरा आदमी एक जमीन का ठगी का शिकार बन रहा है, हर जमीन घोटाले। वहीं अतिक्रमण के बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं उत्तराखंड में, जगह जगह। चाहे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते थे ये काम, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये काम हो रहे हैं। तो इस पे काफी ज्यादा संदेह आता है सर। और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी कई बार ये आवाज उठा चुका है कि ये जो है जमीन अतिक्रमण वाले, जमीन घोटाले वाले मामले, जो ये भाजपा जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाती है कि ये भाजपा की श्रेय पर हो रहा है। वही एक हरिद्वार में एक पार्षद का मामला आया, तो इस तरीके की, और उसी पे जो है कुछ पुलिस वाले भी सामने आए, लेकिन अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। भले पार्षद को जो वो गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये दर्शाता है कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं उन पे कार्रवाई तो होती है, लेकिन बड़े लोगों तक कोई नहीं पहुंच पाता है। तो इस पे जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यहाँ पे आईजी गढ़वाल और उन पुलिस वालों की भी जांच होनी चाहिए, या पद से हटाए जाए इनको, फिर इनकी जांच हो, क्योंकि ये भी संदिग्ध के घेरे में है। लेकिन देखना यह है कि सरकार कितना सुनती है विपक्ष की, क्योंकि ये मामले जो है लगातार
उठ रहे हैं वे जमीनों के विवाद, जमीनों की खरीद फरोख्त पे, ये बहुत ज्यादा मामले हैं। वहीं पे जो यतीश्वरानंद हैं हरिद्वार में, उनका भी लगातार यही मामले जो उठते रहे तो लगातार दिक्कतें होती रही। जी बिल्कुल। अब देखिए इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सियासत भी तेज हो गई है। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया सतीश आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी माह सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जो भी नेता ताकतवर या प्रभावशाली हैं, उन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। हरीश रावत के मामले में मैं यही कहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द सीबीआई के नोटिस का जवाब देकर मामले को खत्म करना चाहिए। वो निरपराध हैं, इसलिए उनको सीबीआई के सामने अपनी बात रखनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आ सके। ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर आपने एक प्रश्न पूछा रावत जी को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसका जल्दी से जल्दी जवाब देके इसकी तीसरी करें, ख़त्म करें मामले को। और मेरे को लगता है क्योंकि वो निरपराध हैं और उनको अपनी बात को सीबीआई के सामने जाके जल्दी से जल्दी अपनी बात रखनी चाहिए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पटापेक्ष हो सके और जो केंद्र सरकार की बदनीयत है वो खुलकर सामने लोगों के आ सके। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जन आक्रोश रैली की और सरकार को जगाने का प्रयास किया। जसपुर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम किया, जिसमें बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, जसपुर में स्टेडियम निर्माण, पेयजल समस्या, रोडवेज बस स्टैंड समेत कई समस्याओं को लेकर विरोध किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मंच के माध्यम से सभी कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान चौक से रैली की शुरुआत होकर मुख्य बाजार से होती हुई सुभाष चौक पहुंची और कई मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी जसपुर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे प्रदेश की जनता आज त्रस्त है और विकास हमेशा कांग्रेस का मुद्दा रहा है और आज फिर उसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने नकल विरोधी कानून के तहत एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए हाकम सिंह व उसके साथी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों पर अभ्यर्थियों को धोखा देकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का वादा कर रकम वसूलने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पास करवा देने के बहाने अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए तक की रकम की मांग की थी। उनका कथित तरीका ऐसा था कि यदि अभ्यर्थी स्वतः चयनित हो जाते हैं तो रकम हड़प ली जाती है और यदि अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो उक्त रकम अगले अभ्यर्थी के लिए या भविष्य की परीक्षा में एडजस्ट करने के नाम पर रखी जाती है, जिससे अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा था। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पूरे प्रकरण में परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता भंग होने का कोई संशय नहीं है। शारदीय नवरात्र और रामलीला आयोजनों को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। शहर भर में होने वाली रामलीलाओं में सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है। एसएसपी के निर्देश पर रामलीला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं ट्रैफिक सुचारू रहे, इसके लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। पुलिस ने आयोजकों से सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को कहा है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बागेश्वर जिले में लंबे वक्त से संपूर्ण खनन बंद होने से काफली गैर तहसील स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री झिरौली के कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जल्द वेतन नहीं मिलने पर 15 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चंदन सिंह रौटेला ने बताया कि फैक्ट्री के सहारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र की 3000 से अधिक लोगों की रोजी रोटी चलती है। वेतन नहीं मिलने से सभी को परिवार के भरण पोषण, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक लोन की किश्त आदि चुकाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन के लिए मजबूर हैं। वहीं इलाके के पूर्व सैनिक और वर्तमान बीडीसी सदस्य फतेह सिंह करायत का कहना है कि विगत 8 माह से अधिक समय बीत गया, फैक्ट्री अब तक नहीं खुल पाई है। इसके आसपास के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण इलाकों में वीरानियां छाई हुई, लोग पलायन को मजबूर हुए। कर्मचारियों मजदूरों को वेतन न मिलने से पैसों के लाले पड़े। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी। 15 दिनों के भीतर फैक्ट्री खुलने की कार्रवाई नहीं हुई, वह गांव की जनता के साथ उग्र आंदोलन आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। स्थानीय लोगों ने अल्मोड़ा बागेश्वर सांसद अजय टमटा से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की मांग की और डीएम को ज्ञापन देकर 15 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अल्मोड़ा सांसद ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट की खनन रोक के चलते संपूर्ण बागेश्वर जिले में खनन बंद है। फैक्ट्री, स्टोन क्रेशर और खड़िया आधारित उद्योगों को सर्वाधिक मार पड़ी। उद्योग और प्रदूषण मंत्रालय मुख्यमंत्री से वार्ता जारी है। जल्द ही उन उद्योगों को खुलवाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जनवरी से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट खदान फैक्ट्री पूरी बंद कर दी गई चारों उससे। तो आज हमें 8 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे बच्चे वीरान हो गए। बाहर से बच्चे कॉलेज में जो बाहर कोर्स करने गए उनको घर बुलाना पड़ गया है और रोजी रोटी का संकट आ गया भारी और कोई ऐसे सूझबूझ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे को कहाँ जाएं, किससे गुहार करें। इसके स्थानीय विधायक जी को हमने पत्र लिख के दिया है कि ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, ये अभी भूखमरी के कगार में आ गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना आदमी जेल ले चलो, 8 महीने हो गए, 8 महीने से न खाने का न पीने का। यहाँ पर सबके ऐसे हाल हो गए कि अब तो जो दुकान वाले हैं वो भी इनको सामान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम तो ये गुहार लगाएंगे कि हमारा जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए और जल्दी से जल्दी हमारा उद्योग खोला जाए। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक के पास स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के विवादित अस्पताल पर हकीमपुर तुर्रा गांव निवासी आजम नाम के व्यक्ति ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित आजम ने अस्पताल प्रबंधन पर उनकी पत्नी और उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आजम का आरोप है कि इस अस्पताल में उनकी पत्नी की जान जाने से बाल बाल बची है। आजम का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कहा कि अगर वह उनकी पसंद का बयान नहीं देंगे तो मैं उनकी पत्नी की अस्पताल में ही तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी, जिस कारण वे डर गए थे। जिसके बाद आजम ने आज पुलिस को तहरीर देकर जीवनदीप नर्सिंग होम अस्पताल के संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले जीवनदीप नर्सिंग होम अस्पताल में हंगामा हो रहा था, जहां पर न्यूज कवर करने के लिए पत्रकारों को बुलाया गया था। एक स्थानीय पत्रकार और एक महिला पत्रकार मौके पर पहुंचे थे, जहां पर अस्पताल के स्टाफ के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता भी की गई। जिसके बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा इस विवादित अस्पताल को सील कर दिया गया था। जिसके बाद बुधवार को करीब 2 बजे पीड़ित व्यक्ति आजम के द्वारा गंगनहर किनारे प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता करते हुए जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के विवादित अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए गए। अस्पताल प्रबंधन पर आजम ने उनकी पत्नी और उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।